हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करियर पे फोकस करना शुरू करो तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। रिलेशनशिप पे फोकस करो तो घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं जाता है। मतलब करने वाला कहाँ फोकस करे और कितना कितना फोकस करे कि सब टाइम से हो, टेंशन ही खत्म। तो वैसे टेंशन आपकी कितने दिन में और कैसे खत्म होगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि आपके ये जो सारे सवाल है इनके जवाब आपको मिलने वाले हैं आज की इस ऑडियो बुक समझ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी, जिसका नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, जिसके लिखा गया है गौर गोपाल दास जी के द्वारा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि लाइफ को हमारी ये जो लाइफ है ना, ये बिल्कुल ही कार के जैसी है, जिसे बैलेंस बनाने के लिए चार पहिए, चार व्हील्स की ज़रूरत रहती है। सही डायरेक्शन में जाने के लिए या फिर हमें स्टीयरिंग व्हील्स की ज़रूरत होती है। तो क्या है लाइफ के वो चार व्हील्स, जो चार पहिए जो होते हैं? पहला है कि हमारा पर्सनल लाइफ, दूसरा व्हील है हमारा रिलेशनशिप, तीसरा है वर्क लाइफ और लास्ट है सोशल कंट्रीब्यूशन, यानी हम सोसाइटी को बदले में क्या दे रहे हैं। तो सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो आप। तो इन चारों व्हील्स यानी कि हमारी गाड़ी के चार पहिए अगर सही कंडीशन में होंगे, सही काम कर रहे होंगे, तो हम भी खुशहाल वेल बैलेंस्ड लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म होता है हमारे लाइफ का स्टीयरिंग व्हील। जैसे हम अपने लाइफ में कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद के रियल सेल्फ को जानने की तलाश होना। तो कुछ लोगों के लिए होता है इसका मतलब कि भगवान से जुड़ना। उन्हें विश्वास होता है कि कोई डिवाइन एनर्जी है जिसने इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को बनाया है। कुछ लोगों के लिए ये आत्मा के साथ जुड़ने और इसके बारे में जानने की इच्छा होती है। तो ये सब अपनी अपनी सोच और श्रद्धा पे डिपेंड करता है। ये स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ के हर डायरेक्शन को सही जगह में जाने में हेल्प करता है। स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को एक पर्पस देती है, एक मीनिंग देती है। बिल्कुल एक रास्ते की तरह ही हमको हमारे लाइफ में कई चैलेंजेस आते हैं, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है आप कर भी रहे होंगे, लेकिन अगर आप में स्पिरिचुअलिटी की गहरी समझ होगी तो आप जीवन के इस मुश्किल को आराम से तय कर पाएंगे। आप रास्ते में कभी खोएंगे नहीं और हमेशा सही रास्ता चूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि दुनिया को नीचे गिराने की कोशिश करिए, अगर आपका मन निराशा से भरा हुआ है और अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में बिखर रहे हैं, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक एक एक करके आपके पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ और सोशल कनेक्शन को ठीक करना और आपकी लाइफ को फिर से समेटने में हेल्प करेगा। और साथ ही इन्हें कैसे बैलेंस करना है वो भी सीखेंगे। तो ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत करना सिखाएंगे। इन चीज़ों को करने से हम अपने लाइफ की गाड़ी फिर से सही ट्रैक पे ले पाएंगे। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले पहिए की। तो व्हील वन है पर्सनल लाइफ, तो ग्रोइंग थ्रू एटीट्यूड। इस बात को समझते हैं, हम अपने अंदर खुशी को किस तरह ढूंढ सकते हैं। इसका सीक्रेट है थैंकफुल या शुक्रगुजार होके। हमारे पास जिंदगी में शुक्रगुजार होने के लिए कितना कुछ है। जैसे भगवान ने मंत्र मुग्ध हो जाने वाली कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, प्रकृति बनाई है। हमें जो खाना, कपड़े और घर मिला है वो सब आशीर्वाद ही तो है। हमें जो अच्छी हेल्थ और अच्छी जॉब या बिजनेस मिला है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। और इसके साथ ही हमें परिवार, दोस्तों का साथ और ढेर सारा प्यार जो भी मिला है, तो ये सब मिला है। कभी कभी हम इन सब के लिए थैंक यू बोलना ही भूल जाते हैं। हमें जितनी भी चीज़ें मिली है उसके लिए हम अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, तारीफ ही नहीं करते हैं। बस तब नेगेटिविटी हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को खराब करने लगती है। याद रखिएगा, चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम का, कितनी भी तकलीफों का सामना कर रहे होंगे, उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कि हर सिचुएशन में के पॉजिटिव पहलू को देखना। बिल्कुल हमें नेगेटिविटी को हैंडल करना होगा, लेकिन अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ खींचना ही होगा। ये हमको उम्मीद देगी, ताकत देगी कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, हम फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे कि गदरवी का एक 4 साल की मासूम बच्ची है, उसे कैंसर हो गया था। उसका कैंसर एक रेयर टाइप का था जो बहुत कम लोगों को होता है। तो उनके पिता जो मुकुंद को उनको ये बात जब पता चली, वो टूट से गए। एक दिन गदरविका के पेट में बहुत तेज पेट दर्द होने की शिकायत करने लगी।
उनके पिता जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको बताया कि उनकी पेट में बेटी के पेट में एक बड़ी गांठ, एक बड़ा लंप हो सकता है, जिसको तुरंत बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा गया। मुकुंद को अब भी उम्मीद थी कि ये ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, कि उन्होंने उनको जो उनकी जो फैमिली हॉलीडे का प्लान बनाया था वो अब भी उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने गंधर्विका पर अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी भी किया। रिपोर्ट आने के बाद मुकुंद के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। वो बिल्कुल सुन्न खड़ा था और उसका मन डर से भरा हुआ था। उसने कहा कि इस सिचुएशन में मैं कैसे ग्रेटफुल हो सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि कैंसर उस इंसान को मुझसे दूर ले जा रहा है जिसे मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके लिए इस बात को एक्सेप्ट करना, इस बात को स्वीकार कर पाना बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी। लेकिन मुकुंद और उसकी वाइफ पवित्रा बहुत ही स्पिरिचुअल थे। हिम्मत तोड़ देने वाली सिचुएशन में उन्हें परिवार और दोस्तों का जो प्यार और साथ मिल रहा था वो उसके लिए ग्रेटफुल फील कर रहे थे। गदरविका का इलाज शुरू हुआ। ये वक्त उसके और उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल था। उसे 6 महीनों के लिए कीमोथेरेपी जैसे भयंकर ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा। इस बीमारी की वजह से उसका ज़्यादातर समय हॉस्पिटल में ही गुजर रहा था। तो मुकुंद का कहना था कि जिस चीज़ ने उसको उनकी हिम्मत बनाई रखी थी वो थी उनकी स्पिरिचुअलिटी और उनके आसपास के लोगों का भरपूर प्यार। और साथ मुकुंद के 2 बच्चे और भी थे। वो अपनी 2 बहनों के साथ और सपोर्ट्स के लिए बहुत ही आभारी थे, क्योंकि जब भी उसको काम पे या हॉस्पिटल जाना पड़ता तो वो दोनों उसके दोनों बच्चे का बहुत ख्याल रखते थे। मुकुंद खुद खाना बनाने पर भी जोर देते थे ताकि गदरविका को हेल्दी खाना मिल सके। कई महीने ऐसे ही गुजरे। अब तो जैसे ही अब नॉर्मल सिचुएशन उनके लिए नॉर्मल जैसे हो गई थी। और फिर गदरविका का 5वां बर्थडे आया। वो अब घर जाना चाहते थे, लेकिन उसको बहुत तेज बुखार था जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था। गदरविका बहुत उदास हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके हॉस्पिटल के कमरे में सरप्राइज बर्थडे को सेलिब्रेट करने का गिफ्ट मिल गया। लंच टाइम पर उसे कुछ टेस्ट करवाने के लिए जाना पड़ा। उसको तो पता ही नहीं था कि उसकी फैमिली, टीचर्स और उसके क्लास के बहुत सारे दोस्त उसको सरप्राइज देने के लिए आए हुए थे। जब गदरविका कमरे में नहीं थी तो उन्होंने कमरे को बहुत अच्छे से बहुत सुंदर से सजाया। वो उसके लिए केक, बलून्स और ढेर सारे गिफ्ट लेके आए। जब गदरविका ने ये सब कुछ देखा तो खुशी से उछल पड़ी। ये उसका आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था। मुकुंद और पवित्रा के वो दोस्त गदरविका को हेल्प करना चाहते थे, बट उन दोनों ने पैसे लेने से मना कर दिया। लेकिन उनके दोस्त ने उनकी एक ना सुने। वो बस दिल से ये सब उस छोटी बच्ची के लिए करना चाहते थे। इस बात के लिए मुकुंद ने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। उनकी स्पिरिचुअल गुरु राधानाथ स्वामी भी गंधर्विका से मिलने लगे। तो स्वामी जी जब उससे मिलने गए, स्वामी जी ने मुकुंद का हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी आंखों में हमदर्दी और अपनापन था। स्वामी जी ने गंधर्विका के अच्छे हेल्थ के लिए और इन मुश्किल घड़ी में उनके माता पिता को हिम्मत बनाए रखने के लिए प्रार्थना भी की। वहाँ के कई नर्स का कहना था कि गंधर्विका दूसरे पेशेंट से काफ़ी अलग थी। शरीर को तोड़ देने वाली इस हालत में भी वो सबसे घुल मिल करके रहती थी, हमेशा एनर्जेटिक में रहती थी। वो दूसरे बच्चों के साथ बहुत बातें किया करती थी और बातों में उसके साथ खेलने में उसका समय बीत जाता था। उसे किताबें पढ़ना, प्रार्थना करना और मेडिटेशन करना उसको बहुत पसंद था। इस वजह से उसके पेरेंट्स को खुशी हो रही थी। कम से कम उन्होंने अपनी बेटी को कुछ टाइम के लिए इसे हंसते हुए, हंसते खेलते हुए तो देखा। अब दूसरा चैप्टर आता है रिलेशनशिप पे, अ वर्चुअल विजन। यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे, मतलब ये कि दूसरों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए हमको मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। वो जब भी उड़ती है तो बस फूलों के रस को ही ढूंढती रहती है। वो फूलों के बीच में जो धूल या गंदगी उस पर ध्यान नहीं देती है। वो उस पे बस करके बस रस ढूंढने पर ही ध्यान लगाए रखती है। ठीक उसी तरह हमको भी अपने रिश्ते में लोगों की अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और बुराई को नज़रअंदाज करना चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि बुराइयां तो हम सब में भरी पड़ी है, बुराइयों के बिना तो कोई इंसान है ही नहीं। इसलिए सिर्फ अच्छाई को देखो, तभी रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। हम अपने पेरेंट्स, बच्चों, पड़ोसियों, एम्प्लॉइज के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में कैसे बर्ताव करते हैं, सोचिए। अगर आप बैलेंस लाइफ जीना चाहते तो अगर आपका रिलेशनशिप कैसा है उनके साथ में। आइए पहले एक इंसान में सिर्फ बुराई ही देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी मिट्टी लगी होती है तब भी हम उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो पूरा सा पूरा कीचड़ में सदा हुआ हुआ हो।
अगर आपकी लाइफ में भी कोई रिलेशनशिप ऐसा है तो आपको दिल से कोशिश करनी चाहिए, उसे बदलनी चाहिए। किसी में से बुराइयों को देखना आपके अंदर गुस्सा और नफरत को भर देता है। जैसे एक बार एक पति पत्नी थे जो बहुत ही खूबसूरत घर में रहते थे। न जाने किसी वजह से वो औरत बगल के में रहने वाले औरत से बहुत चिढ़ती थी। एक सुबह दोनों साथ बैठ करके नाश्ता कर रहे थे। पत्नी ने खिड़की से झांक करके बाहर देखा, बगल वाली औरत कपड़े सुखा रही थी और पत्नी ने कहा, जरा देखो तो उसको कपड़े धोए हैं, उसने कपड़े धोए फिर भी वो कितने गंदे हैं। हर हाउसवाइफ को ठीक से कपड़े धोना आना चाहिए। शायद उसे अपने माँ के घर जाकर के ये सब सीखने की जरूरत है। पति अपनी पत्नी की शिकायतें सुन रहा था और कॉफी पी रहा था। हर सुबह का यही सिलसिला था। ये सेम कहानी हर रोज रिपीट होती थी। पत्नी हर रोज उसके कपड़ों पे ताना मारा करते थे। कुछ दिनों बाद कुछ अलग हुआ। अलग क्या हुआ? पति ने देखा कि फाइनली बगल वाले औरत के कपड़े धुले हुए हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि देखो देखो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, आखिर उसने कपड़े ठीक से धोना सीख ही लिया, कि शायद किसी और ने धोए होंगे। पति ने तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और न्यूज़पेपर पढ़ता ही रहा। फिर उसने कहा, हनी, जानती हो आज मैं सुबह जल्दी उठा और हमारी खिड़कियां साफ की, तब तो बगल वाली औरत के कपड़े जो धुले हुए थे उसको साफ दिखने लगे। मतलब ये कि उसके कपड़े तो हमेशा से ही साफ थे। ये तो उस पति पत्नी की खिड़कियां गंदी थी। जब तक तो यही बात है कि जब तक हमको दूसरों की बुराइयां ही दिखते रहेंगे, ऐसा करके हम खुद के अपने रिश्तों पे कड़वाहट घोलने लगते हैं। तो अब हम हर एक इंसान की अच्छी और बुरी दोनों आदतों को देखेंगे, लेकिन हम उनकी हर बुराई को भूल करके अच्छी बातों में ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं अगली कहानी की। ये कहानी एक बहुत ही स्मार्ट और वफादार कुत्ते की कहानी है। तो वो घर का सामान लेने के लिए जॉन एक बार मार्केट गया था। अचानक वो किसी और के सामने की ट्रॉली से टकराया। जॉन ने कहा, लेकिन जब उसने सामने देखा तो वो हैरान रह गया। उस ट्रॉली के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता था। जहां जहां वो कुत्ता जा रहा था जॉन उसके पीछे पीछे जा रहा था। उस कुत्ते ने ग्रेप फ्रूट्स, चॉकलेट और सारे जो किचन के सामान होते हैं सब के सब ले लिए। लेने के बाद में फिर वो काउंटर पे गया और कुछ पैसे निकाले। काउंटर पर जो लड़की थी वो जॉन चौंकी नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो लड़की है। वो कुत्ते को पहले से ही देखा है, उसको आदत है। तो उसने जब कुत्ते से पैसे लिए और पैसे रिटर्न कर लेने, जो भी चेंज था वो रिटर्न करने लगे, तो उसने 10 रुपीज़ कम दिए थे। वो कुत्ता तब तक भौंकता रहा जब तक कि उसने वो पूरे पैसे वापस ना दे दिए हो। जॉन हक्का बक्का होकर के सब देख रहा था। जॉन इस बुद्धिमान कुत्ते के मालिक को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था। जॉन कुत्ते का पीछा करते हुए कुत्ता एक बिल्डिंग की तरफ गया और लिफ्ट में जाकर उसने 15 नंबर दबा दिया। वो कुत्ता अच्छे से जानता था कि वो क्या कर रहा था। 15th फ्लोर आने पर उसने एक ब्लू दरवाजे के बाहर शॉपिंग बैग को रखा। फिर उसने धीरे से आवाज निकाला और पैर मार करके दरवाजे को बंद खटखटाने लगा। कुछ देर बाद मूंछों वाले बड़े आदमी ने दरवाजा खोला और कुत्ते पर जोर से चिल्लाने लगा, बेवकूफ कुत्ते, क्या तुम ठीक से सब सामान ले आए या फिर कुछ लाना भूल गए? फिर वो कुत्ता और मालिक दोनों अंदर चले गए। जॉन ने ये देख करके भौचक्का हो गया। उसने सोचा कि ये आदमी इस वफादार कुत्ते को ऐसे कैसे डांट सकता है। तो उसने उस आदमी से बात करने का डिसीजन लिया। उसने दरवाजा खटखटाया। हाँ बोलिए, उस आदमी ने चिढ़ करके बोला। जॉन ने कहा, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके कुत्ते ने ठीक से शॉपिंग की, जब तक उसको पूरे पैसे वापस ना मिले वो अड़ करके खड़ा रहा। उसने बिल्कुल सही फ्लोर का नंबर दबाया। ये कुत्ता सच में कमाल का है, इसने आपके लिए इतना सब कुछ किया, फिर आपने इसको डांटा क्यों? आदमी ने कहा, हाँ ये सब तो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन मैं नाराज इसलिए हुआ क्योंकि वो एक बार फिर से हमारे घर की चाबी ले जाना भूल गया। वो सच में किसी काम का नहीं है। मुझे दरवाजा खोलने के लिए खुद को ही उठ करके आना पड़ा। जॉन ये सुन करके बहुत ही अवाक रहा और वो चौंक गया। उसके बाद पास कुछ कहने के लिए था भी नहीं। वो मुड़ा और अपने रास्ते में वापस चल दिया। तो कई बार हम भी ना उस कुत्ते के मालिक की तरह ही होते हैं। हमारी फैमिली, हमारे दोस्त न जाने हमारे लिए क्या क्या करते हैं, फिर भी हम उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हम बस उनकी गलतियों को याद रखते हैं। हम उनके प्यार और जो भी सेक्रीफाइस वो हमारे लिए करते हैं हम उसकी कदर ही नहीं करते। इसीलिए हमको सब में अच्छाई और बुराई दोनों देखनी चाहिए, लेकिन बुराई पर कम ध्यान देना चाहिए। यही सीक्रेट है एक प्यार भरे रिश्ते को लंबे टाइम तक चलाने के लिए। जब आपके लिए कोई कुछ करता है तो थैंक यू जरूर कहना चाहिए। बुराई को देखना तो जैसे इंसान की फितरत है, लेकिन
हमें लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए बहुत कोशिश और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे भी तो हैं। चलिए इस कहानी से सीखते हैं। आदित्य बिरला एक मल्टी बिलियनियर डॉलर कंपनी की सीईओ है। तो उस समय किसी मामले की वजह से कंपनी विवाद में चल रहा था। तो कंपनी के एक सीनियर मैनेजर ने एक गलती कर दी थी, जिसकी वजह से कंपनी को कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। सीईओ अगर चाहते तो उसे काम से निकाल सकते थे या उस पर केस भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस एम्प्लॉय से बात करने से पहले उन्होंने एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट पर ऊपर लिखा उस एम्प्लॉय के अच्छे गुण, फिर उन्होंने उसकी गुण के बारे में लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि जब एम्प्लॉय की वजह से कई कम डॉलर का फायदा हुआ था, तो कोई भी फैसला करने से पहले उन्होंने वो एम्प्लॉय के पॉजिटिव क्वालिटी को भी देखा और अंत में उन्होंने डिसीजन लिया कि वो उनको जॉब से नहीं निकालेंगे। उन्होंने सोचा कि एम्प्लॉय ने गलती तो की थी, लेकिन वो एक हाई परफॉर्मर भी थे, जिनकी वजह से कंपनी को फायदा भी हुआ था और कंपनी को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। वो एम्प्लॉय अब वो उस कंपनी का भी हिस्सा है। इस वजह से कंपनी में विश्वास और भरोसे का कल्चर भी बन गया। सच में सीईओ ने एक कमाल का एग्जाम्पल सेट कर दिया। एक मैनेजर ने कहा कि जब भी मुझे किसी पे चिल्लाने गुस्सा आता है, तो वो क्या करता है, जब वो एक खुद को फोर्स करके बैठ जाता है और एक लिस्ट रेडी करता है। ये मेरी भावनाओं को कंट्रोल करने के चीज़ों को अच्छे से क्लियर माइंड से देखने के लिए हेल्प करता है। सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान दे करके हम बुराइयों को अनदेखा कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हम दूसरों को प्यार देंगे तो वो बदले में हमको ऐसे प्यार देंगे। जरा सोच के देखिए, आपका लाइफ कितना, आपका रिश्ता कितना खुशहाल और कितना मीनिंगफुल होगा, उसमें कितनी मिठास, कितना अपनापन होगा। अब बात करते हैं थर्ड व्हील की, जो है कि वर्क लाइफ, यानी जहाँ पे हमको जो बहुत लोगों का मानना है कि स्पिरिचुअलिटी हमारे एम्बिशन को खत्म कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्पिरिचुअल है तो और ज़्यादा अचीव नहीं करना चाहते और ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते, आप एक सिंपल एम्प्लॉय बन के ही संतुष्ट हो जाते हैं। अमीर होने में कोई बुराई नहीं, पर सच तो ये है कि स्पिरिचुअलिटी हमको एक सक्सेस की मीनिंग देती है। जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा करते हैं ताकि हम दूसरों में बांट सके, शेयर कर सकें। तो चलिए मार्टिन लूथर किंग की एक एग्जाम्पल सुनते हैं। वो दोनों ही स्पिरिचुअल थे और साथ में बहुत बड़े अचीवर थे, अपने अपने एरिया में महारथी थे। इन दोनों ने ही आसमान छूने की सफलता हासिल किया, क्योंकि उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा करना था। तो अगर आप अपने काम में स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करेंगे तो आप अपने लंबे समय तक चलने वाले जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को हासिल कर लेंगे। इसीलिए चाहे आप जो भी करियर चुने, जब जैसा भी करियर चुने, बस खुद को और दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मकसद रखिए। याद रखिए, आपके पास सब कुछ होते हुए भी जब तक आप शेयर करना नहीं सीखेंगे, बांटना नहीं सीखेंगे, आपको हमेशा एक खालीपन का एहसास होता रहेगा। जैसे कि आप भगवत गीता में अर्जुन की कहानी से सीख सकते हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अर्जुन जानते थे कि उनको धर्म और न्याय की लड़ाई में लड़ना होगा, लेकिन वो अपने लोगों की चिंता सताने लगे, जो उस लड़ाई में अपनी जान गंवा सकते थे। अर्जुन ने सोचा, अगर राज्य और सिंहासन पाने की कीमत खून और युद्ध हो तो ऐसे शासन का क्या मतलब रह जाता है। मुझे सब त्याग करके जंगल में चले जाना चाहिए, इस तरह किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के पास आए और उन्हें लीडर बनकर के रास्ता दिखाने के लिए कहा। अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हट जाते हैं तो कौरव पूरा राज्य हड़प करके हर चीज का दुरुपयोग करेंगे, लोगों पर अत्याचार करेंगे। वैसे सिचुएशन में तो लोग और भी ज्यादा परेशान और भी तकलीफ में होंगे। अगर पैसा और पावर कमजोर कैरेक्टर यानी पापी और कपटी लोगों के हाथ में चला जाता है तो उसका इस्तेमाल विनाश करने के लिए और खुद के ऐशो आराम के लिए करते हैं। लेकिन ये अगर नेक और भले लोगों के हाथ में होता है तो वो इसका उपयोग सबकी खुशी, सबकी भलाई, सबका रक्षा करने के लिए करते हैं। और इसीलिए अर्जुन ने युद्ध किया और राज्य को वापस जीत लिया। स्पिरिचुअलिटी हमारे कैरेक्टर को बहुत मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। ये हमारे एम्बिशन को एक पर्पस देती है, एक उद्देश्य देती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कमजोरी। आपको ऐसा लगता होगा कि आप ऑफिस में या फिर बिजनेस में नहीं दिखा सकते कि आप स्पिरिचुअल है, क्योंकि लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, वो सोचेंगे कि आप डरपोक है और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। और ऐसा कैसे, ये हम अगली कहानी से सीख सकते हैं। एक बार एक बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान आदमी थे जो गुफा में रहता था। एक दिन पास के गांव में कुछ लोग उनकी मदद मांगने के लिए आए। वो सब डर के मारे भाग रहे थे। बाबा, हमारी
मदद करिए, एक बड़े से सांप ने हमारे गाँव पर हमला कर दिया है और उसने बहुत उत्पात मचा रखा है। लेकिन बाबा जी चुप रहे, वो ध्यान लगाने में लीन थे। उन लोगों ने कहा कि उनको हर जगह सांप की फुफकारने की आवाज़ें सुनाई देती है। सांप अपने रास्ते में आने वाले लोगों को डस देता था, भले ही उन्होंने सांप का कोई नुकसान ना पहुँचाया हो। अब तो लोग गाँव वाले अपने खे वहाँ से बाहर निकलने के लिए भी डरते थे, लोग क्योंकि वो डस लेता था। लोग सांप के ज़हर से तो मर ही रहे थे, लेकिन अब तो वो भूख की वजह से भी मरने लगे थे। बाबा जी ने अपनी आँखें खोली और गाँव वालों की मदद के लिए उठ खड़े हुए। जहाँ पहले वो छोटे से गाँव में लोगों की चहल-पहल के कारण रौनक लगी रहती थी, अब वहाँ डर के कारण बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सांप की फुफकार बहुत भयानक थी और डरावनी भी थी। बाबा जी जैसे ही वहाँ पहुँचे, सांप ने हमला कर दिया। वो अपने लंबे मजबूत शरीर और जहरीले दांतों के साथ में उनके सामने आ गया। सारे गाँव वाले डर करके भागने लगे, लेकिन बाबा जी वहीं पर शांति से खड़े रहे। उन्होंने सांप को देखा, उनके शरीर पे जो धारियाँ थी वो धूप में चमक रही थी। उन्होंने सोचा ये सांप कितना सुंदर है, और दूसरी तरफ सांप सोच रहा था ये आदमी मुझसे डरा क्यों नहीं। उसने एक बार में मन मना लिया कि वो बाबा जी को नहीं डसेगा। तुम कितने खूबसूरत जीव हो, बाबा जी ने कहा। उनके शब्दों ने सांप का दिल जीत लिया था। उसने पहले कभी किसी से ऐसे बातें नहीं की थी। वो शांत होकर के नीचे झुक गया और बाबा जी के पैरों के पास में बैठ गया। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारी सुंदरता देख करके मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, लेकिन तुम इन गांव वालों को परेशान क्यों करते हो, उन्होंने पूछा। तो कृपा करके इन्हें डराओ मत, जंगल में चले जाओ, वहां तुम्हें ढेर सारा खाना मिल जाएगा। बाबा जी के शब्दों और दया से उस सांप का दिल पिघल गया। उसने गांव से जाने का फैसला किया और बाबा जी के चरण झुका कर सर झुका करके जंगल की ओर चला गया। उसके बाद कई महीने गुजर गए। बाबा जी फिर से एक बार जंगल में रहने के लिए चले गए। तो फिर क्या लोगों के मन में अब डर नहीं था। उन सब की फसल भी बहुत अच्छी सी हो रही थी। एक दिन बाबा जी भिक्षा मांगने के लिए गांव की तरफ जा रहे थे, और ये क्या, रास्ते में उन्हें कौन मिला, वही सांप। वो पेड़ के नीचे मुड़ करके बैठा हुआ था। सांप की हालत देख करके बाबा जी बहुत डर गए। वो सारी ताकत और सुंदरता खो चुका था, वो बहुत ही कमजोर हो गया था। उसके शरीर पे जगह जगह चोट के निशान थे, उसकी खूबसूरत धाड़ियां भी उतरने लगी थी। तो तुम्हें क्या हुआ, नहीं मेरे दोस्त, ये कह करके बाबा जी ने सांप से पूछा। तब सांप ने कहा, ये बुराई को छोड़ करके अच्छाई को अपनाने का नतीजा है। सांप ने जवाब दिया, मैंने आपकी बात मानी, कभी गांव वालों को नहीं काटा, शांति से जंगल में रह रहा था। लेकिन देखिए उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया। सांप ने बताया कि गांव वाले उस पर पत्थर फेंकने लगते थे, डंडे से मारने लगते थे, यहाँ तक कि बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी पूंछ पकड़ करके उसे खींचते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने अपना वादा निभाया, मैंने उन्हें नहीं काटा, मैं अच्छा बनना चाहता था, उसने कहा। ओहो, अरे भोले सांप, तुमने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं। मैंने तो तुम्हें लोगों को काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं किया था। खुद को बचाने के लिए फुफकारना तो पड़ेगा ही, बाबा जी ने कहा। बाबा जी स्पिरिचुअल थे, लेकिन डरपोक नहीं थे। वो सम्मान को बहुत महत्व देते थे, वो दयावान थे, उनका मन कोमल था, लेकिन वो सही गलत के बीच का फर्क अच्छे से समझते थे। अन्याय के सामने ना झुकना और मजबूती के साथ में खड़े रहना उनके गुणों में शामिल था। सांप समझ गया था कि बेवकूफ बने बिना भी हम शांत और विनम्र यानी कि हम्बल बन सकते हैं। तो इसी कहानी के साथ हम बात करते हैं अब चौथे व्हील की, चौथे पहिए की, जो है सोशल कंट्रीब्यूशन, फैमिली फर्स्ट। यानी कि अगर हम सच में सेल्फलेस यानी निस्वार्थ होने चाहते तो शुरुआत अपने परिवार से करिए। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में, अपने ऑफिस में, यहाँ तक कि कम्युनिटी सर्विस का काम देते हैं। वो लोग बहुत काम होते हैं, सोशल वर्क करने में भी आगे रहते हैं, लेकिन अक्सर वो भूल जाते हैं कि इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। वो एक कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि चैरिटी घर से शुरू होती है। दूसरों के लिए सेल्फलेस होने से पहले अपने परिवार के लिए भी सेल्फलेस बनिए। आपको जताना होगा कि आप सचमुच में उनसे प्यार करते हैं। उनसे पूछिए कि क्या आप अपने पेरेंट, जीवन साथी या बच्चों के पेरेंट किसी भी काम को पूरा करने के लिए या अपने परिवार के किसी काम को पूरा करने के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। क्या आप उनकी खुशी को पहले रख सकते हैं। अपने घर में अपनी एक प्यार भरा माहौल बनाने के लिए आपको पूरे दिल से अपने परिवार को अपनाना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। चलिए इसको समझने के लिए लता की कहानी सुनते हैं। लता एक छोटे से गांव पे 65 साल की हाउसवाइफ थी। वो और उसके पति बहुत सिंपल जीवन जी रहे थे। वो किसान थे। वो रोज एक अमीर आदमी के खेत में काम करने जाते थे। उनको बदले में कुछ पैसे, चावल और सब्जियां मिलती थी। वो दोनों अपने जीवन से बहुत खुश थे। उनके पास छोटा घर था, पेट भरने जितना अनाज भी था।
उन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी जो भी भी थी उन्होंने अपनी बेटी की शादी में लगा दिया था। अपनी सब जिम्मेदारी पूरी करने के बाद अब वो दोनों चैन से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन खेत पर काम करने के बाद लता के पति ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लता ने उन्हें कुछ जड़ी बूटियां दी लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। जब वो गांव के हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उनके पति को जानलेवा इन्फेक्शन हुआ, तो उन्हें तुरंत ही बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत थी। तो ये बात सुनकर के लता का तो दिल ही बैठ गया। उनके पास बड़े हॉस्पिटल पे फीस पैसे ही नहीं थे, बहुत पैसों की जरूरत थी। लेकिन लता हाथ पे हाथ रख करके अपने पति को ऐसे हालत में नहीं देख सकती थी। उसने पूरी हिम्मत जुटा करके अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को नीचे रख करके अपने हस्बैंड के लिए अपने रिश्तेदारों की तरफ हाथ हाथ फैलाया, दरवाजा खटखटाया। अपने पति को बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वो रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी और टेस्ट करवाने की ज़रूरत है और दवाइयाँ खरीदने की भी ज़रूरत है। सबसे अच्छा यही होगा कि वो कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहे। लता अपने बीमार पति की हालत देखकर रोने लगी। उसके सारे पैसे खर्च हो चुके थे। अब तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचा था जिससे वो मदद मांग सकती थी। उसने कुछ समय में नहीं आ रहा तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लता और उसके पति चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर आ गए। उन्हें भूख लग रही थी तो उन्होंने बस स्टॉप के पास में ही समोसा खरीदा। समोसे वाले ने समोसा न्यूज़पेपर में बांधकर मुस्कुराते हुए उनको दे दिया। जब लता ने पैकेट खोला तब उसकी नज़र पेपर के एक हेडलाइन पर पड़ी। उसमें लिखा था कि बारामती जो मैराथन होता है इसका उनको इनाम में मिलता है। लता को लगा कि जैसे उसकी प्रार्थना का जवाब मिल गया। उन्होंने उसकी लाइफ में कभी मैराथन में दौड़ा नहीं था, लेकिन वो अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अगली सुबह लता मैराथन में अपना नाम लिखने के लिए चली गई थी। तो वहाँ पे जब बाकी सब लोग जो टी शर्ट और ट्रैक पहन करके आए हुए थे, लता ने साड़ी पहनी हुई थी। उसके पास में जूते नहीं थे तो वो नंगे पैर ही चली गई थी। वहाँ की टीम ने लता को ज्वाइन नहीं करने दिया क्योंकि उसकी उम्र 65 यानी 65 साल की थी। उसका कहना था कि भगवान ने उसको उसकी जो भागने की जो वजह है उसकी 65 उम्र के भागने की वजह से अपने पति से पहले भी मर सकती है। लेकिन लता बार बार गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही। उसने कहा कि उसको पैसों की जरूरत है। 1 घंटे के बाद जाकर के टीम ने दौड़ने की अनुमति दी। उन्होंने लता को कहा साड़ी में नंबर चिपकाए और मैराथन में दौड़ने के लिए भेज दिया। अब वहाँ के जो लोग वहाँ देख रहे थे, वहाँ मैराथन को देख रहे थे, वो लोग लता को बहुत हैरानी से देख रहे थे। उनको लगा कि लता के जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो बस साड़ी पहने नंगे पैर दौड़ती एक बूढ़ी औरत है। लेकिन दूसरी ओर लता को तो बस अपनी पति का ख्याल आ रहा था। उसने न तो वहाँ पे अपने साथ दौड़ने वालों का ख्याल किया और ना ही उन पैरों जो पत्थर वहाँ पे नीचे पड़ रहे वो उसके पैर को जो चुभ रहे थे उस पर ध्यान दिया। वो बस 1 घंटे तक दौड़े जा रही थी और पूरी ताकत के साथ में दौड़े जा रही थी। और फिर जैसे चमत्कार हुआ, एक ऐसा कमाल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लता ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया था और फिर सबने उसके लिए चीयर किया। प्राइज जीतने के बाद लता सीधे हॉस्पिटल गई, पति के इलाज के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट का बंदोबस्त किया। इस तरह आखिर उसके पति की जान बच गई। लता ने अगले 2 साल तक फर्स्ट प्राइज जीता और वो चैंपियन विनर बनी जिसे कोई नहीं हरा पाया था। और इसी कहानी के साथ में सबक लेते हुए अब टाइम आ गया इस समरी के कंक्लूजन का। तो इस समरी में हमने एक बैलेंस लाइफ के 4 गोल्स के बारे में सीखा, जो है पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, सोशल कंट्रीब्यूशन और हमको स्पिरिचुअलिटी की पहचान के बारे में भी सीखा हमने। हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कहाँ पहुँचने के लिए हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। हमारे मन मकसद चाहे कहीं भी हो, हमको बस उसके लिए कंटिन्यू काम करना होगा। इनमें बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है। बीच बीच में अपनी गाड़ी को ठीक करना, मेंटेन करना हमेशा ध्यान रखें। अगर स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़िंदगी के सेंटर में होगी तो सही मायनों में सच्ची खुशी, सफलता, सुकून और शांति को फील कर पाएंगे। अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को जल्दबाजी में ग्रैब मत करिए। थोड़ा रुकिए, उन्हें दिल से याद करिए, महसूस करिए। अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर फिक्र क्यों, अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में है तो फिर फिक्र क्यों। तो ये समरी तो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको अगर कोई और समरी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।